हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्वा कुलकर्णी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एच सी वर्मा सर के द्वारा लिखे गए कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स किताब से एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वेश्चन। चलिए, और मैं आज आपसे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। An uniform electric field E is created between two parallel charged plates as shown in the figure. An electron enters the field symmetrically between the two plates with a speed v0. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field. तो ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं। और इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन को इन दोनों प्लेट्स के एकदम बीच से सिमेट्रिकली बोला है ना। सिमेट्रिकली का मतलब है कि इन दोनों प्लेट्स के एकदम बीच से इस एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है। किस स्पीड से फेंका गया है? v0 स्पीड से फेंका गया है। और यह जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तब उस पर एक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक और नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यही फ़र्क है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल में। तो अब जब इलेक्ट्रॉन फील्ड में एंटर करेगा तब वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए वो ऊपर मूव करना चाहेगा। तो ऊपर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने से पहले उसका सिर्फ 1D मोशन था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद उसका 1D मोशन 2D मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका एक एक्स कॉम्पोनेंट एक वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा। तो हम एक लॉजिक लेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx। इस लॉजिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पूछा गया है ये एंगल थीटा कि कितने एंगल से वो ऊपर जाएगा। मतलब पहले वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा था तो कितने एंगल से वो डिविएट होकर गया ऊपर, तो वो एंगल हमें बताना है। तो वो एंगल ये है tan थीटा। तो अगर हम tan थीटा का वैल्यू पता कर लें तो हम थीटा का वैल्यू भी पता कर ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो केसेस में सॉल्व करेंगे। केस वन में हम इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में हम सबने वेक्टर्स में पढ़ा ही है कि जो रिजल्टेंट है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक एक्स कॉम्पोनेंट और एक एक्स कॉम्पोनेंट और एक वाई कॉम्पोनेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया तो तब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो v0 था और एक्स कॉम्पोनेंट भी v0 था और वाई कॉम्पोनेंट 0 है, क्योंकि वाई में कुछ मूव ही नहीं कर रहा है वो, तो वेलोसिटी कहाँ से आएगा? तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी v0 है और इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी भी v0 ही है। वाई कॉम्पोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हम एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स सिर्फ वर्टिकल में लग रहा है, वो भी ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल में और इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी भी v0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले भी उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 ही है। और टाइम टेकन को हम t रख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल l रख लेते हैं। तो अब हम न्यूटन्स इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। s क्या है? l है, u v0 है, t ही है, प्लस क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हमें काम आएगा ये L/v0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये आगे बहुत काम आएगा टाइम।
टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट। तो अब हमें केस 1 से टी का वैल्यू मिल गया। अब हम केस 2 पर चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम 2 केसेस में सॉल्व करेंगे। अब केस 2 में हम वर्टिकल मोशन को एनालाइज करेंगे। वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, लेकिन वर्टिकल मोशन में एक एक्सेलरेशन आएगा। अब उसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये तो हम सबको पता ही है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो हम फोर्स का एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक पार्टिकल होता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स को हम उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई ही है, और चार्ज तो हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू नहीं डाल रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, हम सबको पता है ई का वैल्यू, तो ये एफ है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं? एफ का वैल्यू इक्वेट कर देंगे, एम ए इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया, और हमें अब इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। हम अब केस 2 में भी न्यूटन का लॉ लगाने वाले हैं, न्यूटन का इक्वेशन लगाने वाले हैं। अब उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैंने पहले ही कहा था कि हमने इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही उसका पूरा का पूरा वेलोसिटी आएगा। वर्टिकल में कुछ भी वेलोसिटी होगा ही नहीं, वर्टिकल में वेलोसिटी 0 होगा। तो हम वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन इनिशियल में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। तो इसको हम यू एक्स रख लेते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन इनिशियल में वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम यू एक्स रख रहे हैं। और टाइम टेकन को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 से यहाँ से हम ले रहे हैं एल अपॉन वी नॉट, एल अपॉन वी नॉट। इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। अब दिया गया, अब एस तो सेम ही रहेगा, एस तो एल ही रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द प्लेट तो बदलेगा नहीं, और टाइम भी बदलेगा नहीं, क्योंकि टाइम किसी में भेदभाव नहीं करता, क्योंकि टाइम तो अपने आप में भगवान है। इसलिए टाइम चाहे वर्टिकल हो और चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, टाइम तो किसी में भेदभाव नहीं करता। यहाँ से यहाँ जाने में सेम ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे केस 1 हॉरिजॉन्टल मोशन में जो टाइम लगता है, केस 2 वर्टिकल मोशन में भी वही टाइम ही लगता है। टाइम किसी में भेदभाव नहीं करता। तो हम, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमने वी वाई रख लिया। तो यहाँ पे एक्चुअली एस का कोई यूज़ नहीं है केस 2 में, लेकिन फिर भी मैंने गिवन में लिख दिया है। अब एक और इक्वेशन लगाने वाले हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का वैल्यू है वी वाई, यू तो 0 है, मैंने बताया था यू 0 है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस एक्सेलरेशन ए हमें यहाँ से मिलेगा ई बाई एम, ई अपॉन एम, और टाइम भी है एल अपॉन वी नॉट, एल डिवाइडेड बाई वी नॉट। वी वाई इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू एल डिवाइडेड बाई एम इंटू वी नॉट। एम मास ऑफ द electron, charge of the electron, magnitude of electric field, length of charged plate, and v naught is the initial velocity of electron। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ये जो पोर्शन है इसको मैंने मैग्नीफाइड तरीके से नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। ये है ये v है, ये वी वाई है, वी एक्स है। हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है। अब हम अगर इस वेक्टर को, वी वाई वेक्टर को, वेक्टर्स तो हम सबने पढ़ा है क्लास 11 में, वी वाई को हम खिसका के अगर यहाँ रख दें तो ये वी वाई होगा, ये वी एक्स है और ये वी है। तो हम सबको ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छी खासी आती है, तो यहाँ पे हम tan थीटा लगा सकते हैं।
tan थीटा इज इक्वल टू ये वी वाई, मैं डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई का मैग्नीट्यूड अपॉन वी एक्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वी एक्स मैंने पहले ही बताया था कि वी एक्स वी नॉट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा। अगर फोर्स ही जीरो है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, अगर फोर्स ही जीरो है तो मास तो जीरो नहीं हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन को ही जीरो होना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स जीरो है, मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन को ही जीरो होना पड़ेगा ना। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगा। तो वी एक्स वी नॉट होगा, वी वाई का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 है मेरे ख्याल से, इक्वेशन नंबर 5 है। वी वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नॉट होल डिवाइडेड बाई वी एक्स का वैल्यू वी नॉट है। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और क्या चाहिए, ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये वी नॉट यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये बेसिक मैथ्स तो हमको सबको आता है। वी नॉट यहाँ पे आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब उन्होंने tan थीटा का वैल्यू नहीं पूछा है, थीटा का वैल्यू पूछा है, तो हम tan को इस तरफ ले आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, tan इनवर्स ऑफ ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया था। तो आई होप कि आप सबको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मैं अगली बार भी ऐसा ही एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसका सॉल्यूशन आपके साथ में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।